हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देख कर के समझ ही गया होगा, तो प्यारे साथियों जैसा कि हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम हो चुका है तो बैठे-बैठे क्या करें? तो इस बीच क्यों ना हम लोग कुछ जीके क्वेश्चंस को देख लें, जिससे कि आगे की जो तैयारी होगी हमारे उसमें कुछ बेनिफिट हो जाएँगे। तो इसलिए प्यारे साथियों हम आप लोग के बीच जो है मानव शरीर से जुड़े हुए 100 जीके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आप लोग के सामने आंसर भी देना है और आप लोग अगर आंसर देना चाहे तो आप लोग भी दे सकते हैं। यानी कि आप लोग के बीच इस लाइव क्लास को करा करके और इसमें क्वेश्चन आंसर करना है आप लोग के बीच। तो चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग भी देखिए और पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने शेयर कर देंगे उतने अच्छे होंगे और उस हिसाब से जो है आपकी तैयारी भी अच्छे से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़ेंगे उतने मज़े आएँगे क्लास में। तो चलिए फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी हैं जितने भी लोग जुड़े हैं सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि पूरी तरह से आप लोग लाइव क्लास का आनंद ले सके और आपके मित्र जो भी हों वो भी ले सके। तो इसी माध्यम से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या लाइव क्लास को आगे बढ़ाएँ? अगर आप लोग की इच्छाएँ हो, आप लोग को अगर इजाज़त दें तो लाइव क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्यारे साथियों फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। विलंब तो करना नहीं है, जितना फास्ट करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जीके के सभी को कंप्लीट करना है, जो कि सभी मानव शरीर से जुड़ा हुआ ही है। मानव शरीर से सभी के सभी प्रश्न जुड़े हुए हैं। और सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। तो प्यारे साथियों फटाफट देखते हैं, सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना विलंब किए हुए। की बोला? कुछ नहीं, तू जाना। चलिए तो प्यारे साथियों अब बढ़ाते हैं क्लास को बिना विलंब किए हुए। जितने हो सके, जितने जुड़ पाएँ उन्हीं सब के बीच हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में विलंब नहीं करना है, क्योंकि क्लास में विलंब करने का अर्थ होता है समय गँवाना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा ऐसे हम एक काम कर लेते हैं। चलिए तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो प्यारे साथियों अभी सभी का जो है घर पे रहने का समय है और सभी घर पे बैठते हैं, तो इसीलिए जो है आपको दोपहर के समय में ही लाइव क्लास दिया रहा जा रहा है, जिससे कि आप लोग जुड़े, आप लोग देखें, इसका आनंद लें। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, आपका ध्यान दीजिए कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली जो होती है, जिसमें आपके पास ऑप्शन में देख सकते हैं 16, 18, 32 और 22।
तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 32। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आज कंप्लीट कर देते हैं इस लाइव क्लास में पूरे 100 प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, जिसमें ऑप्शन है आमाशय में, मुख में और पक्वाशय में या फिर मलाशय में। तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए, समझिए और याद करने का भी है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि बैठे-बैठे बोरिंग फ़ील हो रही थी, इस माध्यम से आप लोग के बीच कुछ लाइव क्लास में लेकर के आ गए हैं और ऐसे तो नए सेशन का देखबे करें, क्लास चल रहा है घिस तिड़ करके। तो अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, पैंक्रियास में या फिर बड़ी आंत में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जिसमें ऑप्शन 28, 20, 12 और 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। बस जो ही है बैठारी में आपको इस सबको कंप्लीट करना है। नए सेशन के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, तो नए सेशन के क्लास में अगर आपके कोई है मित्र वगैरह हैं, तो उन्हें कहिए जुड़ेंगे। और स्टार्ट भी हो चुकी है बहुत सारे सिलेबस, कुछ बाकी है, वो भी स्टार्ट होंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? एक नई छोटी पेशी, टेंडन या फिर उपस्थि या फिर लिगामेंट? तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर फेरिक नाइट्रेट या फिर कैल्शियम फास्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 6 का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है वो कमज़ोर क्यों हो जाती है? लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से और कोबाल्ट की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से? तो प्यारे साथियों, वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है वो तो कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। यानी दांत और हड्डी में जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन से तत्व हैं? कैल्शियम व फास्फोरस या फिर फास्फोरस व सल्फर या फिर पोटेशियम व कैल्शियम या फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फोरस। यानी कैल्शियम और फास्फोरस। तो अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जिसमें ऑप्शन है जांघ की, रीव रीव केज या फिर भुजा या फिर मेरुदंड? जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डियां सबसे बड़ी होती हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों? टांग में, भुजा में, मुंह में और खोपड़ी में। तो टीबिया नाम की जो हड्डियां पाई जाती है वो पाई जाती है टांग में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, टांग में पाए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है आपका कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है और किलक होती है या फिर खोखली होती है या फिर संधड़ी होती है? तो प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो होती है संधड़ी होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। और अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12 की, तो वो है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यानी कि पिंडली में, अग्रभुजा में, जांघ में और ऊपरी भुजा में?
तो ये जो पाए जाते हैं पैसेरोमियस अस्थि जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऊपरी भूसा में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो ऐसा तो जब सोचे कि आप लोग जब बैठे रहते हो या फिर हम भी बैठे रहते हैं, अभी उतना ज़ोर शोर का क्लास नहीं चल रहा है, तो इस बीच हमने सोचा कि आप लोग के बीच जो है कुछ जीके का क्लास दे दे, जिसमें कि आप लोग जीके का भी कुछ नॉलेज प्राप्त कर लो। और इसी बीच हम जो है आपके लिए लेकर के आए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट मानव शरीर से संबंधित जीके क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा, तो आप लोग को मज़े से क्लास कीजिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, याद कीजिए। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 कि निम्न में से कौन अब के पैर की हड्डी नहीं है? जिसमें ऑप्शन है आपका ह्यूमरस और फिबुला या फिर टिबिया या फिर फीमर। तो ये तो हम पीछे भी देख लिए हैं प्यारे साथियों, पीछे वाले प्रश्न में भी इसे हम डिटेल में देख लिए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो पाँव की हड्डी नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों वो पाँव की नहीं है, ऊपर सिरा की हड्डी है। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 आपका कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फिबुला है या फिर फीमर है या फिर स्टेपिस है या फिर टीबिया है? तो प्यारे साथियों मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो है फीवर। कौन सी हड्डी है? फीवर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पैसा साथियों जबड़े की हड्डी, स्टेपिस की हड्डी, नाक की हड्डी और नाखून की हड्डी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होते हैं स्टेपीज हड्डी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों मैथ के या फिर साइंस के या फिर सोशल साइंस के या फिर मैथिली के या फिर हिंदी के सभी सिलेबस जो है अभी कंटिन्यू, नए सेशन के जो बच्चे हैं जो क्लास 10th में इस बार प्रवेश कर रहे हैं उन सभी के लिए मज़े से चल रहे हैं। और साथ साथ जो 12th में आर्ट्स रखने की या फिर किसी भी को रखने के व्यवस्था में है उसके लिए जो हिंदी चल रही है, उस हिंदी का भी सेशन जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। उसका भी आपको जो है अर्थ के साथ क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं। तो अगर उससे आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में या फिर चैनल में जाकर के उसे आप देख सकते हैं आसानी से। तो अगला प्रश्न 16 नंबर की शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े में, भुजा में, जांघ में और गर्दन में। तो पैसा तो जो है आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जबड़े में होते हैं शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं पसलियाँ? जिसमें ऑप्शन है 12, 14, 16 और 21। तो कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो वो जो होते हैं आपके 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े। तो प्यारे साथियों आप लोग जो है जितने अधिक मात्रा में लाइव क्लास में जुड़ेंगे और जुड़ाएंगे लोगों को उतना ही मज़ा आएगा। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में, माथे में 8, 5, 8, 9, 11। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां होती है पैसा आते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। बैठे बैठे समझे कि कुछ ना हो रहा है तो हम लोग क्यों ना कुछ जी के प्रश्न को पढ़ लें जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक। इसलिए आप लोग के बीच जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरह जीके का प्रश्न बना करके लाए हैं। अगला प्रश्न आपका कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200 या फिर 300 या फिर 206 या फिर 208। तो प्यारे साथियों नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होता है 300। ठीक है, 300 होते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है आपका कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 201, 206, 209 और 210। तो मनुष्य में जो टोटल हड्डियां होती है साथियों वो होते हैं 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों मज़े से बस क्लास करना है आप लोग को, कुछ देखना है, समझना है, जो ही आपका जो है कुछ आगे के लिए बेनिफिट हो जाए या फिर आपको कुछ समझ में आ जाए जिससे कि आप आने वाले समय में इसका उपयोग कर सको। इस माध्यम से आप लोग के बीच जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गए हैं। जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 21 नंबर प्रश्न आपका
कि मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, जिसमें है 5.1 या फिर 7.4 या फिर 7.9 या फिर 8.1। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 7.9, यानी कि आप मानव के शरीर में जो रुधिर का पीएच मान होता है वो होता है 7.9। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम देने के बाद पूरी तरह से बिजी हो चुके हैं, इसलिए जो बहुत सारे लोग क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी कि मानव शरीर में रुधिर बैंक जो होते हैं उसका कार्य कौन करता है। फेफड़ा, हृदय, यकृत और तिल्ली। तो प्यारे साथियों मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का काम करता है वो तिल्ली करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है आपका कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो जिसमें ऑप्शन है 80 से 82% या फिर 91 से 92% या फिर 60 से 64% या फिर 70 से 75%। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 91 से 92%। प्यारे साथियों जब आपका एग्जाम हो गया तो सोच रहे हैं कि आप लोग बैठे बैठे क्या करोगे, तो इसी बीच हम आपके लिए जो है मानव शरीर से संबंधित जो है जी के प्रश्न लेकर के आ गए हैं और आप लोग इसे मजे से देखिए समझिए। अगला प्रश्न आपका कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है प्यारे साथियों। ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, लोहा और जिंक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लोहा, यानी कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन से है, लोहा है। तो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 से प्यारे साथियों आपका कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या फिर ये सभी। तो प्यारे साथियों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ा में होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26वां प्रश्न है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। हिमोलेसिस या फिर ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस या फिर डायलिसिस। तो प्यारे साथियों मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। देखिए ये बायोलॉजी जो होते हैं जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं उसके अंतर्गत भी कुछ प्रश्न इसमें से आ जाते हैं। कुछ प्रश्न जो है बायोलॉजी के अंतर्गत भी आते हैं, वो क्लास 10th के हो या 12th के हो, सभी के। तो अगला प्रश्न है आपका कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। तो प्यासे तो शरीर में जो लाल रंग होते हैं रक्त का वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है पैसे, तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है पैसे साथियों वो होता है लोहा, लोहा होता है जिसे हम लोग आयरन भी कहते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है पैसा, तो जीवाणुओं का नाश करना, रक्तलपता का निवारण या फिर लौह का उपयोजन या फिर ऑक्सीजन का परिवहन। तो पैसा तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का काम है वो देखिए एक काम तो होता है रक्त को संचालन रखने का काम करता है और दूसरा जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। तो अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 30 की। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है प्यारे साथियों, जिसमें डब्ल्यूबीसी का या फिर जीव द्रव्य का या फिर आरबीसी का या फिर पट्टिकाणु का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 30 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों वो आपका आरबीसी का। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती है। ठीक है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, हृदय सिरा या फिर फुफ्फुस सिरा या फिर फुफ्फुस धमनी या फिर हृदय धमनी। तो प्यारे साथियों रक्त को जो है फेफड़ों से हृदय में ले जाने का काम करते हैं वो फुफ्फुस जो है ना फुफ्फुस सिरा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर की निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जाया जाता है। लसीकाणु द्वारा या फिर
श्वेताणु द्वारा पर या फिर लोहित कोशिकाएं द्वारा या फिर डिम्बाणु द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है लोहित कोशिकाएं द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन है प्लाज्मा और हेपरियन या फिर फाइरिब्रिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 33 नंबर प्रश्न में वो आपका ऑप्शन नंबर बी हेपरियन के कारण। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, किडनी, यकृत, हृदय। तो पैसा तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है वो प्लीहा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न आपका कि रूधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, जिसमें ऑप्शन है लिम्फोसाइट द्वारा और यूसिनोफिल द्वारा या फिर न्यूट्रोफिल द्वारा या फिर मोनोसाइट द्वारा। तो पैसा तो रूडिल प्लाज्मा में जो निम्न एंटीबॉडी जो निर्माण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, तो वो होते हैं लिम्फोसाइट द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है लिम्फोसाइट द्वारा। तो फिर अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों को, कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो है वो किस नाम से जानी जाती हैं। इसमें चार ऑप्शन, सभी प्रश्नों में चार ऑप्शन के साथ आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें एक ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स या फिर थ्रोमोसाइट्स या फिर यूसिनोफिल्स या फिर ल्यूथ्राइस्ट, जिसमें आपका जो राइट आंसर है साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर डी एरिथ्रोसाइट्स। तो फिर अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 37 की, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके जितने अधिक लोग हो सके उतने को जुड़ा दीजिए जिससे कि और मजे आ सके। तो अगले प्रश्न की बात करें 37 नंबर के, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, यकृत में, अस्थि मज्जा में या फिर तल्ले में या फिर वृक्क में। तो पैसे तो लाल रक्त कणिकाएं जो उत्पन्न होती है वो होते हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते रहना कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को और परिशोधिका को, यकृत को और अस्थि मज्जा को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को कहा जाता है। प्यारे साथियों अभी कुछ देर बाद जो है जैसे ये लाइव क्लास समाप्त होगी आप लोग के बीच जो है क्लास 10th के जो नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए नन हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का पूरा भावार्थ जो है अपलोड हो रहा है। तो उस वीडियो को जितने भी क्लास 10th के इस बार प्रवेश कर रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। उससे देखने से प्यारे साथियों या फिर उससे पहले वाले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैथिली के भी हुए हैं और नन हिंदी के भी हुए हैं और मैथ के भी हुए हैं। तो सभी वीडियोस को आप देख करके अपनी तैयारी जो आने वाले समय की तैयारी जो है उसमें जो है चार चार लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि किसी भी लाल रक्त कोशिकाओं की जो जीवन काल होते हैं वो कितने होते हैं, 190 दिन, 120 दिन, 150 दिन और 180 दिन। तो पैसा तो जो इसके जीवन कोशिकाएं होते हैं वो होते हैं मात्र 120 दिन के होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक 39 प्रश्न पर हम लोग पहुंच पाए हैं। तो 39 के बाद 40 प्रश्न की बात करें तो कहते हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, यानी कि पहली बार रक्त परिसंचरण के तंत्र का जो है अध्ययन किसने किया था, कार्बनबर्ग ने या फिर हार्वे ने या फिर लैंडस्टीनर ने या फिर ब्राउन ने, जिसमें प्यारे साथियों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किए थे वो थे हार्वे ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। चलिए हेलो विवेक दिल सपोर्ट जी, चलिए हेलो फटाफट आप लोग जो है जब आप लोग की छुट्टी हो चुकी है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो इस बीच हम लोग सोचे कि कुछ नया कर लेते हैं और इसी बीच जो हम लोग कुछ मानव शरीर से संबंधित जीके प्रश्न को देख रहे हैं। बहुत लंबे समय के लिए हम नेपाल के लिए निकल गए थे और इसके कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए और यहाँ पे जो है लाइव क्लास को अभी जो है ज्वाइन कर दिए हैं आप लोग के बीच की। चलिए बहुत अच्छा विवेक दिल सपोर्ट जी करें, मैं एग्ज़ाम दे कर आया सर।
बिल्कुल, क्या करिएगा, हम भी मजबूर थे, हमारे पापा की आँख में जो ऑपरेशन हुए थे उनको दिखाना था, इसलिए जो हम निकल गए थे थोड़ा नेपाल, और आने में विलम्ब हो गई, वहाँ बहुत लंबे समय तक रुक गए हम। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 41 नंबर प्रश्न को बस आप लोग जो है मानव शरीर से संबंधित कुछ जीके प्रश्न है उसे देखिए, समझिए। और 12th क्लास के जो नए बैच स्टार्ट हुए हैं उसके हिंदी जो भावार्थ के साथ वीडियोस अपलोड हुए हैं, तो उसे आप लोग देखिए, अभी से ही देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगला प्रश्न है कि पेस मेकअप मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? मुर्दा से, फेफड़ा से, हृदय से, दिमाग से? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है हृदय से, यानी कि पेस मेकर का जो संबंध है किससे है? हृदय से है। ठीक है, तो आप लोग जो है एग्ज़ाम का जब समय हो, एग्ज़ाम हो चुका है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्यों ना हम लोग जीके प्रश्न को ही कुछ देख लें। तो आज के इस लाइव क्लास में 100 जीके प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि सभी दिन इसी टाइम या फिर जो आप लोग टाइम डिसाइड करोगे उस टाइम में जो है हम लोग लाइव क्लास कराएँगे जीके प्रश्न का इसी प्रकार से। और साथ-साथ तो तैयारी हो ही रही है नए सेशन की। तो अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर की पेस मेकर का संबंध किससे है? पाचन क्रिया का नियम से, या फिर दिल की धड़कन प्रारंभ करना, या फिर श्वास क्रिया प्रारंभ करना, या फिर मूत्र बनाने का नियमन, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो हो ही जाता है, तो रिजल्ट जब आ गया आप लोग का आ जाएगा, तो आप लोग अपने अपने सेशन अपने अपने तैयारी में लग जाओगे क्या क्या करना है। अभी फिलहाल जो आप लोग कुछ टाइम पास करने के लिए जो आप लोग जीके प्रश्न सबको देख लीजिए, जिससे कि आप लोग की जो आगे कंपटीशन की तैयारी आप लोग अगर करते हो तो उसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, फेफड़ा से, मुर्दा से और हृदय से? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलना है, बस सभी तो जीके के 100 प्रश्न हैं जो कि शरीर से संबंधित है, मानव शरीर से संबंधित ही सभी प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी, कोशिका, दिल, शिरा? तो प्यारे साथियों, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो, आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दे सकते हैं, आप लोग के पास मौका है, आंसर दे सकते हैं। आप लोग के लिए हम जो है लाइव क्लास आने का एक ही मकसद है, तो हम वीडियोस बना कर के ही अपलोड कर देते हैं। खास आप लोग को लाइव क्लास में आप लोग आंसर देंगे, इसी उम्मीद से जो है आप लोग के बीच हम लाइव क्लास को लेकर के आए हैं। अन्यथा हम डायरेक्ट वीडियो भी अपलोड कर सकते थे। तो वीडियो अपलोड तो हम करेंगे तो सेशन का करेंगे, इसका करके कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो सेशन तो अभी चल नहीं रहा है। अभी सेशन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो ही रहे हैं। तो इस बीच हम लोग जो है सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, धमनी। और इसी बीच हम सोचे कि लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग से कुछ बात भी हो जाएगी, आप लोग से हम बात भी कर पाएंगे, और इसीलिए जो हम लाइव क्लास लेकर के आए हैं। अन्यथा लाइव क्लास लेने का उतना कोई मतलब नहीं था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। आप लोग बस टाइम पास करो, जीके प्रश्न को देखो, कुछ कुछ जो ही कुछ याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घटता फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसा रहता है, या फिर बढ़ता है, या फिर घटता है? सोने वक्त, सोने के बाद जो है शरीर का जो है रक्तदाब कैसा होता है? तो कैसे दाब, तो वो जो होता है रक्तदाब वो होता है घटता है। सोने के बाद जो है रक्तदाब शरीर का वो घट जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। 46वां प्रश्न है आपका कि रूधिर दबाव दबाव मापक यंत्र है। रूधिर दबाव जो है यंत्र है वो कौन सा है प्यारे साथियों? ईसीजी, या फिर आर्मबैंड, या फिर अ, सिप्नो मैनोमीटर, या फिर स्टेथोस्कोप? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सिप्नोमीटर। तो देखिए, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं, सभी का आंसर दे सकते हैं। आप लोग के बीच इसलिए तो लेकर के आए, मानव शरीर से संबंधित सभी जीके प्रश्न लेकर के आए हैं। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक बार जोर शोर लगा करके सभी में शेयर करके सभी को जोड़ने के लिए तैयार कर दीजिए। फिर लाइव क्लास मजे से करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जार्विक सात है, क्या है प्यारे साथियों? फेस मेकर, कृत्रिम नेत्र, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पैर, या फिर कृत्रिम हृदय? तो प्यारे साथियों, जार्विक 7 जो है वो क्या है? वो है कृत्रिम हृदय है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा समय निकाल करके और कुछ अपनी तैयारी पर फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग
पार उतर गए। अभी हम लोग के जीवन का तो शुरुआत ही हुआ है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो लव डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? जिसमें ऑप्शन है वृक्क से, हृदय से, फेफड़ा से, यकृत से। तो प्यारे साथियों लव डब आवाज़ जो है वो किससे होती है? वो हृदय से होती है। चलिए विजय राज जी लिख रहे हैं हेलो सर। तो चलिए हेलो आप लोग जो है चलिए हेलो विजय जी और बहुत अच्छे हैं और आप जुड़े तो कुछ 100 मानव शरीर से संबंधित जीके प्रश्न को लेकर के आए। तो आप लोग देखिए आप लोग का एग्जाम जैसे समाप्त हो चुका है क्लास 10th वाले का। और देखिए जो नए सेशन में क्लास 10th में इस बार प्रवेश किए हैं उन लोग का जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है। अभी भी कुछ देर के बाद जो है आप लोग को वीडियोस मिल जाएंगे नन हिंदी के। तो आप लोग जितने नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी में पता है ना आपको इस बार जो 97% प्लस जो है इस बार अ, जो है D4U स्टडी यानी कि इस चैनल से जो गेस किया गया था वो प्रश्न फंसा है। खास तौर पे नन हिंदी और मैथिली का मुख्य रूप से क्लास चला था इस बार। और अगले इस सेशन जो अब जो सेशन 2023 का है उसमें जो सभी सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे पढ़ाई हो चुके हैं। तो आप लोग देखिए उस सबको और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और ये तो टाइम पास करने के लिए आप लोग के बीच जीके लेकर के आ गए हैं। मुख्य रूप से तो आपका जो प्रश्न क्वेश्चन चलता है या फिर आपकी तैयारी चलती है वो क्लास 10th और 12th की चलती है। तो क्लास 10th का तैयारी बहुत आगे चल रहा है। जैसे कि मैथ के भी चैप्टर 1 हो चुके हैं, साइंस के भी हो चुके हैं, ठीक है? सोशल के भी हो चुके हैं, लगभग सभी के एक-एक चैप्टर हो चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा विजय जी ए लिख रहे हैं। तो देखिए क्या है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि इसमें ऑप्शन है 1.5 सेकंड, 1 सेकंड और 1 मिनट और 0.8 सेकंड। तो प्यारे साथियों मानव शरीर जो है मनुष्य के हृदय जो धड़कने के लिए समय लगता है वो 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है? तो जो भी नए सेशन के क्लास 10th के स्टूडेंट है वो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी भी एक वीडियोस अपलोड होने वाले जैसे लाइव क्लास समाप्त होती है आप लोग के बीच वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपका कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार, 67 बार, 58 बार, 90 बार। तो कितने बार धड़कते हैं प्यारे साथियों? तो ये जो धड़कते हैं मानव मनुष्य एक स्वस्थ शरीर जो होते हैं, मानव के स्वस्थ शरीर जो होते हैं कितने बार धड़कते हैं? 72 बार धड़कते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बस टाइम पास करने के लिए आप लोग जो है बस थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं प्यारे साथियों? 3, 4, 5, 6। तो मानव शरीर में जो कोष्ठक होते हैं वो होते हैं 4। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर प्रश्न है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जिसमें ऑप्शन है तंत्रिका से, धमनी से या फिर शिरा से या फिर त्वचा से। तो प्यारे साथियों नाड़ी दर जो मापा जाता है वो मापा जाता है धमनी से मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? जिसमें कि दिए हुए 201 mm से 110 mm तक या फिर 120 mm से 80 mm तक या फिर 90 से 60 mm तक या फिर 85 से 55 mm तक। तो प्यारे साथियों स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120 mm से 80 mm तक, ठीक है? तो देखिए अभी क्लास 10th का या 12th का लाइव क्लास चलाएंगे तो बहुत कम लोग अभी इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत लोग इंटरेस्ट लेंगे। अभी रिजल्ट नहीं आया है इसलिए जो कम लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है पर नीचे होता रहता है या फिर एक समान बढ़ता है या फिर बढ़ जाता है? तो दौड़ते वक़्त क्या होता है मनुष्य का जो रक्तचाप होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप लोग जो है जो अगर इस बार नए सेशन के क्लास 10th के हैं तो उसको तो विशेष तौर पर ध्यान देना ही है। और जो 12th के हैं उसे भी ध्यान देना। उन सभी के लिए तो बहुत अच्छा जो है इस बार रूटीन वाइज़ क्लास स्टार्ट हुआ है D4U स्टडी पर। तो अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार और 5 अरब बार। तो सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का दिल जो धड़कता है वो धड़कता है 2 अरब बार धड़कता है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें 56 नंबर प्रश्न की तो 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है। यानी मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या फिर पंपिंग स्टेशन की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों
मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है वो क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि शरीर की अ, विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी कौन है? नीले है या फिर बेनाकेवा है या फिर केशिका है या फिर एरोटा है? तो प्यारे साथियों, वो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो है एरोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, अभी कुछ ही पल में जैसे लाइव क्लास समाप्त होते हैं, आप लोग के बीच क्लास 10th के जो नए सेशन स्टार्ट हुए हैं उसके चैप्टर नंबर 2 नॉन हिंदी के अपलोड होने वाले हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर सभी समाप्त हो चुका है, मैथ का भी हो चुका है। तो आप लोग उसे देखिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि पता है ना आपको कि 97% इस बार भी जो है फंसा है आपके D4U स्टडी चैनल से। आप जाकर के बैक वाले वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 25%, या फिर शरीर के वजन का 7%, या फिर शरीर के वजन का 5%, या फिर शरीर के वजन का 10%? तो प्यारे साथियों, स्वस्थ मानव शरीर के में जो रक्त की कुल मात्रा होती है वो शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, N1U चैनल जी लिखे हैं बी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर चलिए देने मिकलेन सी लिखे हैं बी। देखिए, आप लोग अगर नए सेशन के क्लास 10th के हैं तो आप लोग जो बेफिक्र होकर के क्लास में जुड़िए। नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, अभी इस लाइव क्लास को समाप्त करते ही आपका जो है वीडियोस अपलोड होगा, जो क्लास 10th के इस बार नए सेशन स्टार्ट हुए उसका सेकेंड पार्ट का। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है प्यारे साथियों? 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर, या फिर 3 से 4 लीटर, या फिर 4 से 5 लीटर? तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया है कुछ देर पहले कमेंट करके पिछले प्रश्न में, तो इस प्रश्न में भी आप बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है वो होता है 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर प्रश्न है आपका कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यानी कि पेप्सिन द्वारा, या फिर लाइपेज द्वारा, या फिर एमाइलेज द्वारा, या फिर टाइलिन द्वारा? तो प्यारे साथियों, इसमें जो होता है मुख में स्टार्च का जो शर्करण में पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है टाइलिन के द्वारा। ठीक है, सॉरी, टाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे N1U चैनल जी लिख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और दैनी मिथिलन जी भी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? जिसमें कॉर्निया, आंत, यकृत और पित्ताशय। तो देखिए प्यारे साथियों, पित्ताशय क्या है? वो पाचन तंत्र का अंग है, यकृत भी पाचन तंत्र का अंग है, और आंत भी पाचन तंत्र का अंग है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया जो पाचन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। आप बहुत अच्छे आंसर भी दे रहे हैं N1U। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 62 की। तो वो है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है प्यारे साथियों? कि N1 जी चैनल जी लिख रहे हैं ए। और पिछले प्रश्न का बहुत अच्छा है, इसमें है रेनिन, एरोपिसिन, या फिर पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन? तो आप फटाफट कमेंट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, और आप लोग के बीच आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग से अच्छी तरह से बात भी हो जाएंगे, और जो है आप लोग का कुछ जो बेनिफिट भी हो जाएगा। इस माध्यम से हम आप लोग के बीच लाइव क्लास आए हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है आपका, कि अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम रक्त तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व, छोटी आंत से, पेट से, बड़ी आंत से, और मुंह से? तो प्यारे साथियों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बस आप लोग से बात करने के माध्यम से हम जो है लाइव क्लास आ जाते हैं जीके प्रश्न को लेकर के, क्योंकि आप लोग अभी जीके पढ़ सकते हो, आप लोग के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो अगला प्रश्न है आपका कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टेनिन, टाइलिन, रेजिन, या फिर रेनिन? तो प्यारे साथियों, लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो है टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है।
तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए खनिज का, हवा का, एंजाइम का, पानी का। तो शरीर में भोजन को पचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसकी वो एंजाइम की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो है किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च में, फाइबर में, वसा में, प्रोटीन में। तो लार होते हैं प्यारे साथियों स्टार्च में होते हैं सहायक, स्टार्च यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 67 की बात करें तो प्रश्न नंबर 67 है कि मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है यानी एक्स क्या है? सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर मेथेनोइक अम्ल है। तो प्यारे साथियों मानव अमाशय में जो एक्स उत्पन्न होते हैं वो एक्स कौन सा है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होती है? छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में, अमाशय में। तो प्यारे साथियों मानव शरीर में जो भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है सर्वाधिक, वो होता है छोटी आंत में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन उदर से, मुखगुहा से, ग्रास नली से, छोटी आंत से। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उदर से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रारंभ उदर से होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वृक्क। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा यकृत, यानी कि पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ का होता है वो चूर्ण जो करता है वो कौन करता है? यकृत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर कि पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? एक विटामिन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन। तो पेप्सिन जो है वो है एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 कि पेप्सिन बदल बदल देता है वसा को वसा अम्ल में, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन का एनिमो में अम्ल में, या फिर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। तो प्यारे साथियों पेप्सिन जो बदलता है वो प्रोटीन को क्या बढ़ते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बदलते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो में, या फिर शर्करा में, वसा में, ग्लूकोज में। तो पैसा तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो बदलते हैं वो बदलते हैं एमिनो में बदलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो जमा करता है इसमें ऑप्शन यकृत, आंत, अमाशय और अग्नाशय। तो कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला जो अंग है वो यकृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न है आपका कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी और यकृत। तो पित्त जो पैदा किया जाता है वो यकृत द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो देखिए बहुत कम लोग जुड़ते हैं, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस आप लोग जुड़ करके जो भी जुड़ना चाहे, जिसको आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना है, जब एग्ज़ाम हो चुका है तो बचे हुए समय में सीखना है, तो उसके लिए जो है आप जुड़ सकते हैं और जुड़िए, देखिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि पित्त जमा होता है यकृत में, पित्ताशय में, प्लीहा में, या फिर ग्रहणी में। तो पित्त जो जमा होता है प्यारे साथियों वो होता है पित्ताशय में जमा होता है। पित्त और पित्ताशय डिफरेंट कोई नहीं है। तो नए सेशन का भी बहुत बैच स्टार्ट हो चुका है। ये तो 12th में जो इस बार प्रवेश करेंगे, 11th में एडमिशन कराने वाले जो क्लास पास 10th पास किए हैं उन लोगों के लिए मुख्य रूप से इस लाइव क्लास को स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि उन लोगों से कुछ बात भी कर ले। अगर उन लोगों को कुछ बात करने की आवश्यकता है या फिर बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है कि पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य कौन-कौन सा होता है? वसा अम्ल और अ ग्लिसरोल में परिवर्तन या फिर वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन या फिर वसा का पाइसीकरण में बदल या फिर ये सभी। तो प्यारे साथियों पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो है वसा का पाइसीकरण में बदलना। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78 है आपका कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है तिल्ली में, हृदय में, अस्थि मज्जा में और यकृत में। तो प्यारे साथियों मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर प्रश्न है कि उच्च उच्चांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होते हैं कि संख्या घटेगी का आकार घटेगा का आकार बढ़ेगा या फिर की संख्या बढ़ेगी। तो प्यारे साथियों उच्च स्तनांश पर जो मानव शरीर में आरबीसी की मात्रा है वो क्या होगी कि संख्या बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें 80 नंबर प्रश्न की, तो 80 नंबर प्रश्न आपका कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है वो जिसमें ऑप्शन देखिए O2 ले जाना या फिर CO2 ले जाना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों सफ़ेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 81 की, तो प्रश्न नंबर 81 आपका कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरांकों की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन है अ, लिम्फोसाइट्स की या फिर न्यूट्रोफिल्स की या फिर यूसिनोफिल्स की या फिर बेसोफिल्स की। तो प्यारे साथियों मनुष्य के रक्त में जो श्वेत रक्त रूधिकारणों की जो किस्म है अधिक होती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रूधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? पट्टिकाणु, जीवद्रव्य, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो प्यारे साथियों ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी करते हैं, रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 83 नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह के खोजकर्ता हैं, यानी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लिवाइन या फिर लिवनेन होक या फिर वियनर या फिर लेंडस्टीनर। तो प्यारे साथियों रक्त समूह के जो खोजकर्ता है वो कौन है? लेंडस्टीनर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर प्रश्न है कि आरएच फैक्टर का पता लगाया किसने? ल्यूकन हुक ने या फिर लैंडस्टीनर ने या फिर लैंडस्टीनर और बियनर ने या फिर बिनर ने। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लैंडस्टन और बिनर दोनों ने किया था। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर प्रश्न है कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन है आपका ए बी और ओ। तो एक जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाने वाली रक्त है वो है ए बी। ठीक है, ए बी जो होते हैं ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, तो ब्लड ग्रुप जो है आपका ए बी उसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है आपका कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में? ए में, बी में, ओ में और ए बी में। तो प्यारे साथियों रुधिर वर्ग में जो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं वो ओ में पाई जाती है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों पाए जाते हैं। इसलिए कहावत है प्यारे साथियों कि ओ ग्रुप वाले जो हैं उसको जल्दी कोई ब्लड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसका जो ब्लड मैचेबल नहीं जल्दी हो पाता है किसी से, और किसी का सुटेबल भी इसमें नहीं होता। अगला प्रश्न 87 नंबर की किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी में, ए में, बी में और ओ में। तो प्यारे साथियों इसमें जो नहीं पाए जाने वाले हैं वो है ओ। ब्लड ग्रुप ओ जिसके होते हैं उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न है आपका कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के या फिर पोषण पदार्थों की कमी के या फिर विपत्ति के या फिर संक्रमण के। तो प्यारे साथियों एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है किसके विरुद्ध होता है? तो वो होता है संक्रमण के विरुद्ध होता है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 89 नंबर प्रश्न है आपका कि आर एच
फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या बिल्ली से? तो आरएस फैक्टर का जो नाम है, संबंध है, वो है बंदर से। किससे? बंदर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर प्रश्न है कि आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएच पुरुष तथा आरएच प्लस महिला, यानी कि माइनस प्लस है। और दूसरा आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला, या फिर आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच प्लस महिला, या फिर आरएच माइनस पुरुष और आरएच माइनस महिला। तो प्यारे साथियों, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस महिला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें 91वें प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रहता है? जिसमें बी, ए बी, ओ, ए और ओ सबसे गहता जो रहता है पैसा, तो वो है ए बी। ये ए बी जो है सबसे गहता रहता है। इसको जैसे ओ ब्लड ग्रुप है ना, उसी प्रकार ये भी बहुत ही मिसमैचेबल ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें पैसा, तो प्रश्न नंबर 92 की, तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रिक आदाता का कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, या फिर उसके रक्त में प्रतिपिंडित उपस्थिति होती है, या फिर उसके रक्त में प्रतिपिंडित पिंड का अभाव होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ए बी रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं को सर्वत्रिक आदाता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 93 की बात करें प्यारे साथियों, तो प्रश्न नंबर 93 आपका कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह, बी प्लस समूह, ए प्लस समूह और ए बी समूह। तो प्यारे साथियों, मानव रक्तदान के जो लिए रक्त समूह सर्वाधिक दाता जो होते हैं वो होते हैं ओ समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं वो। तो फिर अगले 94 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 94 नंबर प्रश्न है आपका कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है? यानी कि केवल ए और ओ बी वाले, या फिर केवल ओ, या फिर ओ और ए बी, या फिर बी और ओ। तो प्यारे साथियों, ओ रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ ओ समूह वाले जो होते हैं, वो सिर्फ जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है उसी से ले सकता है, किसी अन्य से नहीं ले सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करें 95 नंबर ओ, तो प्यारे साथियों, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का ओ हो तो उनके पुत्र का जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बस टाइम पास करने के लिए सोचे कि आप लोग का जो एग्जाम हो चुका है, तो आप लोग अभी पढ़ते नहीं होंगे, तो आप लोग से बात करने के माध्यम से जो है हम लाइव क्लास आ गए एक जीके प्रश्न का एक सीरीज 100 जीके प्रश्न लेकर के, बस और कोई विशेष बात नहीं है। तो 96 प्रश्न है कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्त दान कर सकता है? यानी कि बी प्रकार के रक्त वाला। तो ए बी, या फिर सिर्फ ए, या फिर बी, या ए, या फिर ए या ओ, या फिर ए बी या बी। तो प्यारे साथियों, बी प्रकार के जो रक्त वाला व्यक्ति है वो सिर्फ तो सिर्फ ए बी या फिर ए वाले को रक्त दे सकता है, और किसी अन्य को नहीं दे सकता। अब अगले प्रश्न की बात करें 97 नंबर प्रश्न की, तो वो है कि दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से दीप्ति की अनुमति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यानी कि जब भूख लगते हैं तो किस प्रकार हमें सूचना प्रदान होते हैं, वो किस द्वारा होते हैं? सेरेबेलम द्वारा, या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, या फिर हाइम हाइम्पो और थैलेमस के, या फिर मेडुला और आंवला आंवला गाटा में। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइम्पो थैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें 98 नंबर प्रश्न की, तो वो है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम और मेडुला अब्लागटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, मानव दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र है वो है सेरेब्रम, सेरेब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अब बस आपके 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इन दोनों प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद जो है आपका लाइव क्लास आज का समाप्त।
अगला है आपका कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से, नाड़ी से, हृदय से, यकृत से? तो पीछे हमने डिटेल में पढ़ा है कि सेरेब्रम जो है वो दिमाग में रहते हैं और दिमाग को सूचना माध्यम से हम लोग को भोजन के बारे में, भूख के बारे में समझाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। सेरेब्रम में कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग में पाया जाता है। अब आपके लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, मस्तिष्कांक का, या फिर प्रमस्तिष्क, या फिर मध्य मस्तिष्क? तो मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वो है प्यारे साथियों परिमस्तिष्क। तो प्यारे साथियों ये थे आप लोग के बीच बातचीत करने के माध्यम से 100 जीके प्रश्न, मानव शरीर से संबंधित, आई मीन जो बायोलॉजी कह सकते हैं, बायोलॉजी से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग आप लोग के बीच लेकर के आए। आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लोग तो नहीं, बस जो लोग जुड़े थे उन लोगों से उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। प्यारे साथियों आपको पता है कि 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, साथ में क्लास 10th का भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर जो है समाप्त भी हो चुके हैं। तो अगर नए हैं क्लास 10th वाले तो आप लोग ज़रूर के चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और सभी वीडियोज़ को देखिए जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ-साथ प्यारे साथियों इस लाइव क्लास को जैसे समाप्त किए हैं या फिर कर रहे हैं और इसके बाद जस्ट जो है आपको नन हिंदी का जो है एक और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग बिना विलंब किए हुए सभी वीडियोस को देखिए, समझिए और अपनी तैयारी जो आने वाले 2023 की तैयारी है क्लास 10th के, ये उस सभी तैयारी में मज़े से जुड़िए, मज़े से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% सफलता की गारंटी आपको हम देंगे। 100% सफलता प्राप्त होगी आपको क्लास 10th 12th में। तो बाय साथियों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।